हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 27 यानी कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन यानी कि ये जो जीएसटी का सेक्शन 27 है, इसमें हमें कैजुअल टैक्स पेयर और नॉन रेजिडेंस के टैक्स पेयर के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन क्या होता है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि नॉन रेजिडेंस पर्सन क्या होता है। तो देखिए, कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और नॉन रेजिडेंस पर्सन में एक चीज़ कॉमन है कि इनको शॉर्ट टर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि इनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस होता है ये फिक्स नहीं होता है। जैसे कि कैजुअल टैक्स पेयर में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे मान लो एक मेला लगता है और मैं उस मेले में उत्तर प्रदेश चला जाता हूँ, और उस उत्तर प्रदेश जाने के लिए मैं वहाँ जब टैक्सेबल सप्लाई करूँगा अपनी, तो मुझे वहाँ का एक जीएसटी नंबर चाहिए होगा। बिना जीएसटी नंबर के मैं वहाँ टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर पाऊँगा और ना ही मेरा उत्तराखंड का जीएसटी वहाँ उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रहूँगा। तो उस कंडीशन में मुझे वहाँ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंडर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा अप्लाई रजिस्ट्रेशन बिफोर द 5 डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि जब मैं अपने बिजनेस को चालू करूंगा तो उससे 5 दिन पहले मुझे अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि मान लो कि हमारा जो एग्जीबिशन है वह हमारा 6 तारीख का एग्जीबिशन है, तो मेरे ऊपर ये लायबिलिटी आ जाएगी कि मेरे को 1 तारीख को अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। देन थर्ड पॉइंट है हमारा वैलिड फॉर 90 डेज एंड कैन बी एक्सटेंड टू 90 डेज मोर। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मेरे को जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वह मेरे को 90 डेज़ के लिए मिलेगा। इन कंडीशन अगर मान लीजिए कि जो हमारा जिस एग्जीबिशन में हम गए हैं वह किसी कारणवश एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में मैं भी अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी एक्सटेंड करा सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मेरे को तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया उस समय मेरे को 90 दिन की वैलिडेशन मिलेगी, लेकिन अगर मैं उसे एक्सटेंड करा तो उसके बाद मुझे 90 दिन की वैलिडेशन और मिलेगी, लेकिन उसके बाद मैं उसको एक्सटेंड नहीं करा पाऊँगा। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे जीएसटी पे, तो उस टाइम पे जब मैं रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो मेरे को वहाँ पे ये लायबिलिटी होगी कि मेरे को एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना होगा। अब रही बात कि हम एडवांस टैक्स किस बिहाफ पे अपना डिपॉजिट करेंगे, तो मान लीजिए कि मैं एक मोटा मोटा अनुमान लेके चलता हूँ कि मेरी वहाँ इतनी 5 लाख तक की सेल हो जाएगी, 50 लाख तक की सेल हो सकती है। तो मैं क्या करूँगा, एक मोटा मोटा बीच का आंकड़ा लूँगा और उस पर जो टैक्स बनेगा तो उस अमाउंट के हिसाब से मैं अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करूँगा। देन फिफ्थ है हमारा क्लेम इनपुट ड्यूरिंग फाइलिंग जीएसटी R1, 2 एंड 3B। तो जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है वह जो अपना आईटीसी को क्लेम करता है, यानी कि इनपुट टैक्स का जो क्लेम लेता है, तो वह उनका क्लेम कैसे करता है, उसको जीएसटी R1, 2 या फिर 3B फाइल करनी होती है। यानी कि जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसके ऊपर भी ये लायबिलिटी होती है कि वह अपनी जीएसटी R1, 2 और 3B को फाइल करे। देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा डिक्लेयर्ड पैन कार्ड एंड ऑफर लेटर फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उस समय आपको एक तो पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में आपको ऑफर लेटर फॉर द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपको ऑफर लेटर है, जो आपका एग्जीबिशन है उसमें अगर आपको एक ऑफर लेटर मिला है तो वो ऑफर लेटर भी आपका रजिस्ट्रेशन पे यूज़ होता है। ये तो होगी बात कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। देन अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंस पर्सन की। जो नॉन रेजिडेंस पर्सन होता है उसको भी शॉर्ट टर्म के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन रेजिडेंस पर्सन होते कौन है। तो नॉन रेजिडेंस पर्सन यानी कि जो कि इंडिया के सिटीजन्स नहीं होते हैं, लेकिन वह अपना बिजनेस इंडिया में रन करते हैं इन द सेंस कि किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि 7 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस किसी स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपना इंडिया में बिजनेस करते हैं। तो उसकी सबसे पहली कंडीशन है द नॉन रेजिडेंस पर्सन वांट्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इसकी यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो इसका जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वह केवल वही कर सकते हैं जो कि इंडिया के सिटीजन्स ना हो, वह किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन्स हो। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंगर है या कोई आर्टिस्ट है, वह क्या है अपना एक कॉन्सर्ट करता है या कुछ भी अपना सेमिनार टाइप का इंडिया में रखता है, तो उस कंडीशन में वह इंडिया के लिए एक नॉन रेजिडेंस पर्सन होगा और उसको जो अपना जीएसटी में वो रजिस्ट्रेशन कराएगा वह एज अ नॉन रेजिडेंस पर्सन कराएगा।
और जो उसका कॉन्सर्ट होगा, सेमिनार, जो कुछ भी वह करेगा वह कि भी स्पेसिफिक टाइम के लिए चलेगा, जैसे कि 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 महीने या 4 महीने। तो इस कंडीशन में वह जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है वह एक शॉर्ट टाइम के लिए लेता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारे यहाँ पे अप्लाई रजिस्ट्रेशन बिफोर द 5 डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है हमारी जो कि कैजुअल टैक्स पेयर के लिए होती है कि जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है तो उससे 5 दिन पहले आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। जैसे कि आपको 6 तारीख को आपका बिजनेस कमेंसमेंट में आ रहा है तो उससे 5 दिन पहले यानी कि 1 तारीख को आपको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। देन यहाँ पे वैलिड फॉर 90 डेज कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर 90 डेज। तो देखिए इसको भी आप सेम कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन की तरह 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसकी जो बाय डिफॉल्ट जो वैलिडिटी होती है वह भी इसकी 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है, और इन केस अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको 90 डेज़ मोर बढ़ा सकते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट एज अ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करानी होती है। जैसे कि सेम जैसे कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन में होता है, आपको एक अनुमानित आंकड़ा लेना होता है जिसके बेस पे आप अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट करते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा क्लेम इनपुट टैक्स ड्यूरिंग फाइलिंग जीएसटी R5। तो देखिए जो नॉन रेजिडेंस पर्सन होता है उसके वह जो अपना इनपुट क्लेम करेगा, यानी कि जो अपनी वो आईटीसी क्लेम करेगा, वह अपनी आईटीसी किसके बिहाफ पे क्लेम करेगा, जब वो अपनी जीएसटी R5 को फाइल करेगा। तो यानी कि जो नॉन रेजिडेंस पर्सन होता है उस अगर वो इंडिया में बिजनेस करता है तो उसके ऊपर ये लायबिलिटी आती है कि वह अपनी जीएसटी R5 को फाइल करे। देन सिक्स पॉइंट है हमारा डिक्लेयर्ड पासवर्ड एंड ऑफर लेटर फॉर द रजिस्ट्रेशन। जैसे कि कैजुअल टैक्स पेयर में आपको पैन कार्ड और ऑफर लेटर की ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, सेम ऐसे ही नॉन रेजिडेंस पर्सन में आपको डिक्लेयर्ड पासवर्ड, यानी कि जो आपका पासवर्ड होगा, जिस पासवर्ड के थ्रू आप इंडिया में आए हो, किसी ना किसी कंट्री का तो उनके पास पासवर्ड होगा, तो पासवर्ड और ऑफर लेटर उनके पास होना चाहिए जिसके भी आप पे उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है एज अ नॉन रेजिडेंस पर्सन इन इंडिया। ये तो हो गए हमारे कैजुअल टैक्स पेयर पर्सन और नॉन रेजिडेंस पर्सन के सारे पॉइंट। तो चलिए अब हम सेक्शन की लैंग्वेज भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। देन यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड टू अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन शैल बी वैलिड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और 90 डेज और इफेक्टिव डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर सच person shall be taxable supply only after the issue of the certificate of registration। तो सेम यहाँ पे वही बात की गई है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो चाहे आप नॉन रेजिडेंस पर्सन हो, आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है वह आपको बिजनेस के स्टार्ट होने से 5 दिन पहले कराना होता है, और साथ ही साथ आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है वह 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है, और इस नंबर के बाद ही यानी कि इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं। दैन इसका प्रोविडेंट भी दिया गया है डेट द प्रॉपर ऑफिसर मे ऑन स्पेसिफिक कॉज बीइंग सोन बाय द से टैक्सेबल पर्सन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 90 डेज बाय द फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ा था अपना वैलिड फॉर 90 डेज एंड कैन बी एक्सटेंड टू 90 डेज, तो सेम यहाँ पे प्रोविडेंट में कहा गया है कि आप अपने जो रजिस्ट्रेशन का जो ड्यू पीरियड है उसको आप 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, और बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलता है वह 90 डेज़ के लिए ही मिलता है। देन सेकंड पॉइंट है हमारा अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन shall at the time of submission of application for registration under subsection 1 of section 25 make an advance deposit of tax equivalent to the estimate tax liability of such person for the period which is registration is short। तो देखिए यहाँ पे एडवांस टैक्स की भी बात आ चुकी है जो हमने अपने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा था। तो देखिए जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो चाहे वो नॉन रेजिडेंस पर्सन हो, उसको क्या करना होगा, जब वो अपना रजिस्ट्रेशन सबमिशन कराता है तो उसको जीएसटी के सेक्शन 25 के सब क्लॉज 1 के तहत उसको अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना होगा इक्विवेलेंट टू द एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन फॉर द पीरियड विच इज रजिस्ट्रेशन थ्रू, यानी कि जिस टाइम पीरियड के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे कि आपने 3 महीने के लिए करा रखा है 90 डेज़ का है, तो उस कंडीशन में आपको 90 डेज़ की इक्विवेलेंट टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से आपको अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होगा। और एक चीज़ और, अगर आप जैसे मान लो आपने 90 डेज़ के लिए अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया और आपने 3 लाख रुपए एडवांस टैक्स डिपॉजिट करा रखा है, और अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उसको 90 डेज़ मोर एक्सटेंड कर दूं, तो मान लो आपने उसको 90 डेज़ और एक्सटेंड करा दिया, तो उस कंडीशन में आपने जो 3 लाख पुराने जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया था आपको 3 लाख और दोबारा से डिपॉजिट कराने होंगे एडवांस टैक्स के रूप में।
देन इसका प्रोविडेंट भी दिया गया है, that where any extension of time is sought under subsection 1, such taxable person shall deposit an additional amount of tax equivalent to the estimate tax liability of such person over the period which the exemption is sought। तो यहाँ पे सेम वही बात की गई है कि अगर आप अपना टाइम को एक्सटेंड कराते हैं तो आपको एडवांस टैक्स भी ज़्यादा जमा कराना होता है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, द अमाउंट डिपॉजिट अंडर सबसेक्शन 2 shall be credited to the electronic cash ledger of the such person and shall be utilized in the manner of provident under section 49। तो देखिए, जो आप अपना एडवांस टैक्स जमा कराते हैं उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ले लो या आप उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो। तो लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप सब सेक्शन 2 यानी कि ये है हमारा सब सेक्शन 2 और इसके तहत जब आप अपना एडवांस टैक्स को जमा कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको ये कहा गया है कि आप अपना एडवांस टैक्स कैश लेजर में जमा कराएंगे। और इसको यूटिलाइज करने का जो तरीका बताया गया है वह जीएसटी के सेक्शन 49 में बताया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।